पीपुल्स समाचार प्रदेश का सबसे विश्वसनीय और पठनीय समाचार पत्र होने के साथ ही बदलते ज़माने का अखबार है। यही वजह है कि अपने पाठकों का भरोसा बनाए रखने के लिए हम अपनी हर जवाबदेही निभाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, अब चुनावी रण की अंतिम बेला आ गई है। अंतिम चरण का मतदान समाप्त होने के साथ ही सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। जैसा कि सभी जानते हैं कि चुनाव परिणाम से पहले उसे जानने की जिज्ञासा हर पाठक और दर्शक के मन में होती है। यही वजह है कि हमने अपने पाठकों की इस उत्कंठा के समाधान के लिए यह प्रयास किया है। हम अपने सर्वे को लेकर लगभग 1,10,000 लोगों के पास मतदान के बाद पहुंचे, उनसे जवाब हासिल किए, जिसके ज़रिए हम प्रयास कर रहे हैं कि एग्जिट पोल्स की भीड़ भाड़ में हम सबसे सटीक और सही आकलन दर्शकों और पाठकों तक पहुंचाने में सफल साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पीपल्स समाचार का एग्जिट पोल 2024। इस एग्जिट पोल पर पीपल्स समाचार के कार्यालय में परिचर्चा हुई। इस परिचर्चा में शामिल हुए प्रदेश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार गिरिजा शंकर, राजेश बादल और अरुण दीक्षित, और इसके सूत्रधार बने पीपल्स समाचार समूह के संपादक मनीष दीक्षित। तो चलिए देखते हैं पीपल्स एग्जिट पोल 2024। समाचार के सर्वे में हमने कुल 15 सवाल रखे। हमने लगभग 1,10,000 लोगों से सवाल के जवाब हासिल किए। एमपी और छत्तीसगढ़ के नेटवर्क के जरिए हमने जनता के मानस को टटोला। सर्वे में सबसे रोचक बिंदु ये निकलकर सामने आया है कि एमपी में बीजेपी को 25 से 27 सीट मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं। छत्तीसगढ़ में 11 सीटों में से बीजेपी को 7 से 9 और कांग्रेस को 3 से 4 सीट मिल सकती हैं। अब बात अगर पीएम के चेहरे की करें तो सभी की पहली पसंद वर्तमान पीएम नरेंद्र मोदी ही है। उन्हें लगभग 60% लोगों ने अपनी पसंद बताया है, जबकि राहुल गांधी 20% लोगों की पसंद है। मैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को देखता हूं तो लॉजिकली कोई कारण नजर नहीं आता कि यहाँ कांग्रेस को कोई सीट मिलेगी। आप पूरा चुनाव कैंपेन देखिए, छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का, कोई बड़ा नेता कांग्रेस का या कांग्रेस का संगठन एक संगठित होकर चुनाव लड़ रहा हो, ऐसा कहीं दिखा नहीं। यदि इसके बाद भी कांग्रेस को 2, 3, 4 सीटें मिल जाती है तो फिर ये मेरे लिए तो कम से कम चमत्कार की बात होगी। लॉजिकली आप सोचिए कि चुनाव कितना टाइट था कि कमलनाथ जैसा नेता जो मुख्यमंत्री रहा हो, लंबे समय तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हो, केंद्रीय मंत्री रहा हो, साधनों की जिसके पास कोई कमी न हो, घर के सामने हमारे स्कूटर खड़ी होती है, उनके घर के सामने हेलीकॉप्टर खड़ा होता है, वो आदमी अपने परंपरागत सीट से एक दिन के लिए बाहर नहीं निकल पाया। सर्वे में अगर मतदाताओं की पहली पसंद की बात करें तो लगभग 45% ने दावा किया कि उनके लिए पार्टी सबसे अहम है, जबकि 23% लोगों ने प्रत्याशी को ज़्यादा अहमियत दी। लगभग 32% लोगों ने कहा कि वे मतदान के दौरान पार्टी और प्रत्याशी दोनों को देखकर ही वोट देते हैं। चुनाव आयोग का नाम जो है बदला है। जैसे हम लोग संक्षिप्त में कहते हैं, आप मनीष कुमार दीक्षित तो एमके दीक्षित हो जाते हैं, केंचुआ कर दिया केंद्रीय चुनाव आयोग। और पहली बार ऐसा मुख्य चुनाव आयुक्त मैंने देखा है कि जिस पर कोई असर नहीं होता। भोपाल में वो थे विधानसभा चुनाव के वक्त, तो सवाल पूछवाया कि भाई जब आप अपना एक उनका मेमो आया था जिसमें लिखा था कि जो एक्सटेंशन पर है, जो रीएम्प्लॉयमेंट पे है, उसको कोई काम नहीं दिया जाएगा। विजय कुमार जी से जब ये पूछा गया कि जिसको आपने ये पत्र लिखा है, मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव, वो खुद एक्सटेंशन पर है। भाई उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर के बाद खत्म कर दी और चले गए, कोई जवाब नहीं दिया, किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया। और जो बात आपने पहले पूछी कि ये चुनाव भिन्न क्यों है,
मध्य प्रदेश के कम से कम 15 इलाकों में मैं गया था, एक जगह मुझे कोई उत्साह वाली कोई चीज नहीं। सबसे बड़े शिवराज सिंह के इलाके में गया तो इछावर में गया, 8 झंडियां झुकी हुई बीजेपी की और 4 कांग्रेस की जो बिल्कुल झुकी हुई। इसके अलावा पीपल्स अपडेट के सर्वे में एक रोचक आंकड़ा ये भी सामने आया है कि कुल 30% लोगों ने ही धर्म के आधार पर वोट किया और 70% ने वोट करते समय धार्मिक मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि इस बार चुनाव आयोग के वोटर्स के लिए किए गए इंतजामों को लेकर सवाल किया तो लगभग 10% मतदाता आयोग के इंतजामों से नाखुश दिखाई दिए। मैं समझता हूं कि पहले चरण के चुनाव तक पूरी डिबेट इस बात पर हो रही थी कि 400 मिलेगा कि नहीं। यानी कि मतलब उन्होंने ये तय कर दिया था लोगों के मानसिकता में कि सरकार तो मोदी की बन रही है, 272 तो हम जा ही रहे हैं, अब डिबेट आप करिए कि 400 मिलेगा कि 400 से कम मिलेगा। 2-3 चरण के बाद आप देखेंगे कि मैं आवाम की बात कर रहा हूँ, जिन जो हम लोग आपस में बात करते हैं जिन लोगों से, तो वो भी यही कहते थे कि 400 हो जाएगा क्या। 2-3 चरण के बाद वो ये पूछने लगे इनको 272 मिल जाएगा क्या। तो ये एक परिवर्तन चुनाव कैंपेन के दौरान ये हमको देखने को मिला। जाहिर है कि नरेंद्र मोदी जो हिंदू मुसलमान का मुद्दा वो हर चुनाव में लाते, वो ट्रम्प कार्ड है बीजेपी का। अब चलते हैं इस सर्वे के सबसे अहम मुद्दे की तरफ। हमने सर्वे के दौरान वोटर्स से पूछा कि उन्होंने किस आधार पर वोट किया। लगभग 35% मतदाताओं ने बताया कि उनके लिए विकास सबसे बड़ा मुद्दा था। इसके बाद 28% लोगों ने रोजगार और 27% ने महंगाई को मुद्दा बताया। इसके अलावा 10% लोग ऐसे भी थे जिनके लिए राम मंदिर चुनाव में वोट डालने के लिए एक अहम मुद्दा था। इसके अलावा अगर दलगत राजनीति की बात करें तो सर्वे में लगभग 65% लोगों ने कहा कि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है। सर्वे में कांग्रेस को वोट देने वालों का प्रतिशत लगभग 33 रहा। हालांकि इसके अलावा लगभग 4% लोगों ने नोटा को वोट देने की बात कही, लेकिन केवल इंदौर की बात करें तो वहां 10% से ज़्यादा लोगों ने नोटा को वोट देने की जानकारी सर्वे में दी है। अगर घोषणा पत्र की बात करें, एमपी और सीजी में लगभग 55% लोगों को बीजेपी का, जबकि 18% लोगों को कांग्रेस का मैनिफेस्टो पसंद आया, जबकि 27% लोगों ने किसी भी दल का घोषणा पत्र पढ़ा ही नहीं। देखिए, मेरा मानना यह है कि मैं 1977 से लगातार चुनाव कवर कर रहा हूं और ये पहला चुनाव है जो लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ पूरा कैंपेन केंद्रित रहा है। जो हमारा संविधान की भावना है उसके खिलाफ पूरा कैंपेन रहा है। मसलन हमारा संविधान और लोकतंत्र इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप मजहबी उन्माद फैला के आप कवरेज करें। इसकी इजाज़त नहीं देता कि आप चुनाव प्रचार में धर्म का इस्तेमाल करें। इस बात की इजाज़त नहीं देता कि जब आचार संहिता लगी हो और एक तरह से केयर टेकर गवर्नमेंट हो तो आप नीति विषयक फैसले करें। हमने उनका भी उल्लंघन होते देखा। तो और सबसे बड़ा ये एक बिंदु तो हमने ये पाया। दूसरा बिंदु ये है कि देखिए, तीसरा चुनाव होगा जब एक काफ़ी दिनों के बाद, नेहरू जी के बाद ये अवसर होगा कि जब तीसरा चुनाव मोदी जी के उसमें आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के उसमें। तो इस देश के इतिहास में अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि तीसरी बार मतलब कोई लगातार ऐसे आया हो। हम उपलब्धियों के नाम पे अगर देखें तो जैसे जिस ओर आपने इशारा किया है कि 5 वर्षों के कामकाज का लेखा जोखा सरकार का होता है। पहला चुनाव जो 2014 का चुनाव है, मुझे स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है कि 2012 से जो यूपीए सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, वो एक ठिठकी हुई, ठहरी हुई सरकार थी। तो 2014 का नतीजा तो हम सब जो लोग जानते थे कि क्या आने वाला है। यानी उस चुनाव में कांग्रेस हारी थी, बीजेपी नहीं जीती थी। 2019 का चुनाव ऐसा था कि जो पुलवामा और उसके चलते जो घटनाक्रम हुआ, उस भावना के कारण
चुनाव जीता। अब बात सरकार के कामों से संतुष्टि की करते हैं। वोटर्स में से लगभग 70% केंद्र सरकार के कामकाज से खुश और 30% नाखुश दिखाई दिए। सर्वे में 65% लोगों ने कहा कि सियासी दलों ने सही उम्मीदवार का चयन किया था, जबकि 35% लोगों का मानना था कि पार्टियों ने सही कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया। इस सर्वे के दौरान एक अनोखी बात ये भी सामने आई कि अब लोग अपने परिजनों और दोस्तों से भी राजनीतिक मुद्दों पर विमर्श करने लगे हैं। लगभग 70% से ज़्यादा वोटर्स ने कहा कि वे अपने परिजनों या फिर दोस्तों और पड़ोसियों से राजनीतिक चर्चाएं करते हैं। देखिए मनीष भाई, मैंने कहा ना कि इस बार कांग्रेस के ही नहीं, ना कांग्रेस का संगठन ना कांग्रेस के नेता, लोग चुनाव लड़ रहे थे। अब कमलनाथ अगर अपने चुनाव क्षेत्र से बाहर नहीं निकले तो आप और हम सब जानते हैं कि उनको घेरने की कितनी बड़ी कोशिश पिछले 5 साल से चल रही थी। 2014 के चुनाव से लेकर 2019 के चुनाव तक और फिर 2024 के चुनाव में, तो अपना किला बचाए रखने के लिए वो कांग्रेस के तौर पर नहीं, वो कमलनाथ के तौर पर वहाँ लड़ रहे थे। और छिंदवाड़ा में अगर उन्हें वोट मिला है तो सिर्फ इसलिए कि वो कमलनाथ थे। दिग्विजय सिंह अपने इलाके में गए, बाहर क्यों नहीं निकले? क्योंकि एक तो वो कितने साल बाद अपने चुनाव क्षेत्र में लौटे थे, 30 साल बाद। आप याद करिए, जब इन्होंने छोड़ा था, मुख्यमंत्री बने थे, तब राजगढ़ छोड़ी थी, तो उन्होंने सब जगह हाथ जोड़ के यही कहा कि मैं आखिरी चुनाव लड़ रहा हूँ। कोई बड़ा नेता उनके उसमें नहीं आया। ऐसी स्थिति है कि हर जगह वो लोग जो ताकतवर लोग हैं वो कांग्रेस के पंजे के निशान पे चुनाव लड़ रहे थे। जो नाम मैंने लिए, आप कमलनाथ को देख लीजिए, दिग्विजय सिंह को देख लीजिए, इसके बाद मंडला देखिए, इसके बाद सतना देखिए, रीवा देखिए, और इस तरफ आए तो आप मुरैना को देखिए। मुरैना में भी जो टक्कर हुई है। भिंड में देखिए तो फूल सिंह बरिया भले ही बहुत विवादित हो, उन्होंने अपर कास्ट के खिलाफ वो बोला हो, लेकिन नेता तो वो दलितों का है। हमने एक सवाल राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों द्वारा किए गए संपर्क और उनके तौर तरीकों पर रखा था। लगभग 53% लोगों ने कहा कि उनसे प्रत्याशियों ने संपर्क किया, जबकि 47% ने कहा कि उनसे कोई उम्मीदवार मिलने तो दूर किसी ने ईमेल या सोशल मीडिया के जरिए तक संपर्क नहीं किया। इसके अलावा एक रोचक तथ्य ये भी सामने आया है कि जिस राम मंदिर को चुनाव से पहले सबसे अहम चुनावी मुद्दा माना जा रहा था, वह वोट डालते समय केवल 51% वोटर्स के ही दिमाग में था। 49% वोटर्स ने तो वोट देते समय इस मुद्दे पर ध्यान ही नहीं दिया। ये चुनाव चेहरे पर है। संविधान क्या कहता है कि चुने हुए सांसद जिन बहुमत के आधार पर चेहरे का चुनाव करेंगे। यहां चेहरे का चुनाव पहले कर लिया गया है। एक बात। अब जो दूसरी बात आपने सर्वे की कही, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये भी एक हमारे संविधान के मूल भावना के खिलाफ है कि जिसमें जो ये बात भारतीय निर्वाचन अधिनियम 1951 इस बात की आज़ादी देता है कि आप चाहें तो आप भी चुनाव लड़ सकते हैं, अरुण भाई भी चाहें तो, गिरजा भैया भी चाहें तो, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। अब धनबल इतना भारी हो गया है कि धनबल के चलते हम और आपका सपना कभी पूरा नहीं होगा, और धन कैसे कमाया जाता है ये हम जानते हैं। तो इस चुनाव में इसलिए पार्टियों के कैंडिडेट या पार्टी के कैंडिडेट, मेरे घर में कोई नहीं आया, एजेंट तक नहीं आया, पर्चियां तक नहीं आई यहीं भोपाल में। तो जब ऐसा नहीं होता तो इसका आधार ये है कि मेरे घर में काम करने वाली बाइयाँ जो आती हैं, सर्वेंट्स जो आते हैं, उनको कोई किसको मिला, 1 वोट पर 1000, 5 वोट पर 5000, साथ में एक दारू की बोतल, कुछ कपड़े, ये सब मिला उनको। तो फिर डोर टू डोर कैंपेन करने की आवश्यकता क्या है? आप खरीद रहे हैं धन से, तो डोर टू डोर कैंपेन का जमाना चला गया। एक तो ये बात है। दूसरी चीज ये है कि आप ये देखिए कि कम्युनिकेशन के टूल्स जब आ गए हैं इतने अधिक, जो पहले नहीं होते थे। पहले द्वार द्वार संपर्क होता था, जब 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार थम जाता था तब प्रत्याशी जाते थे और करते थे। अब ऐसा संभव इसलिए नहीं है कि व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आप चले जाते हैं, भाई और बहनों मुझे क्षमा करिए मैं आपके घर नहीं आ पा रहा हूँ। व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, यूट्यूब है। तो दूसरी चीज ये है कि अब लोगों को अपने वोट का फैसला करने से पहले
वो ये नहीं सोचते कि कोई कैंडिडेट उनके दरवाजे आया है या नहीं आया। ये था पीपल समाचार का सर्वे, जिसके लिए हमारी टीम ने दिन रात मेहनत कर आंकड़ों को इकट्ठा किया। उसका संकलन करने के बाद उसे संपादित कर आंकड़े जुटाए। हमें उम्मीद है कि जब आगामी 4 जून को जनादेश ईवीएम से बाहर आएगा तो ये सटीक आंकड़े एक बार फिर ये साबित करते दिखाई देंगे कि पीपल समाचार अपने पाठकों और दर्शकों को सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी देने के लिए हर संभव कोशिश करने से कभी पीछे नहीं हटता। फिलहाल पीपल समाचार के इस सर्वे में इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए पीपल समाचार की वेबसाइट www.peoplesupdate.com और जुड़े रहिए हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से।